जमुनापुर नामक गांव में बिल्लू और पिल्लू नामक दो दोस्त रहती थे। बिल्लू के पास जादुई शक्तियां थीं, जिससे वह गांव वालों की मदद करता था। गुल्लू जब अपने बगीचे की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक कुत्ते के बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। अले, एक कुत्ते का बच्चा तहाँ लो रहा है। लगता है ये आवाज कुएं से आ रही है। तभी गिल्लू कुएं के पास जाकर देखता है। अले, ये तो कुत्ते का बच्चा है। तभी वहां पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे ये क्या, यह तो कुत्ते का बच्चा है। कोई बचाओ इसे, कोई बचाओ। गिल्लू भागता भागता अपने दोस्त बिल्लू के पास जाता है। अले, उठ जा, तितना थोएगा। तभी गिल्लू बिल्लू को जोर से धक्का देता है। यू आर धक्का क्यों देंगे? हे भगवान, इसकी अंग्रेजी ता मैं क्या करूं? चलो चलो, आई एम जस्ट चलिंग। बिल्लू और गिल्लू दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं। नो टेंशन लेंगे, मैं आ गया हूँ मुखिया जी, नो टेंशन लेंगे। तभी बिल्लू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अरे, आज ये जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे, ये मुखिया जी कहाँ चले गए? बड़े जल्दी में थे। अले बिल्लू, तू ये त्याग कर दिया। मुखिया जी थोते हो गए। सॉरी मुखिया जी, अभी जस्ट स्लीपिंग से आया हूँ ना, इसलिए जादू गड़बड़ हो गया। अभी ठीक कर देता हूँ। अरे बिल्लू, पहले मुझे तो ठीक करो। अभी ठीक कर देता हूँ मुखिया जी, अभी ठीक करता हूँ। फिर बिल्लू जादू करता है और मुखिया जी ठीक हो जाते हैं। उसी गांव में पूनम नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। पूनम के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी पूनम अकेले देखती थी। पूनम के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह सब्जियां उगाया करती और उसे घर घर जाकर बेचती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो। सारी सब्जियां एकदम ताजी ताजी है। पूनम की सब्जियां एकदम ताजी होने के कारण तुरंत बिक जाया करती थी। तुम्हारी सब्जियां इतनी ताजी होती है कि भोलू के पापा तुमसे ही सब्जियां लेने के लिए बोलते हैं। हाँ, क्यों नहीं दीदी, जब आप लोग खरीदेंगे तभी तो मेरी कमाई होगी। उसी गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वह भी गांव की रेड़ी पर सब्जी का ठेला लगाता। नंदू एक दुष्ट स्वभाव का आदमी था। वह पूनम को परेशान करता था ताकि वह सब्जी बेचना छोड़ दे और पूरा गांव उसी की दुकान से सब्जी खरीदे। अरे पूनम, क्या हाल चाल है? तुम्हारी सब्जियों के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। हाँ भैया, पर आपकी भी सब्जियां तो अच्छे से बिक जाती है। हाँ, वो तो बिक जाती है, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। इस तरह से नंदू पूनम को परेशान करता, लेकिन पूनम उसको अनदेखा कर देती थी। चलो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें मैं स्कूल छोड़ देती हूँ। फिर मुझे सब्जी बेचने भी तो निकलना है। बेटी को स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद ही पूनम सब्जी बेचने के लिए गांव में निकल जाया करती। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो। सारी सब्जियां
एकदम ताजी ताजी है। पूनम दीदी, आपका काम कैसा चल रहा है? कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ दीदी, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ जाता है। अरे पूनम बिटिया, कैसी हो? ठीक हूँ काका, सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी जगह कोई और रहता तो कब का हार मान जाता, लेकिन तुमने अपने परिवार को जिस तरह संभाला है, सच में तुम बहुत बहादुर हो। नहीं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदगी तो किसी तरह कटनी चाहिए ना। ठीक है काका, मैं चलती हूँ। अरे हाँ, बिल्लू और गिल्लू दोनों लोग आज रात को खाना मेरे घर पर खाने आ जाना। तुम दोनों को खीर खिलाती हूँ। खील खील, अरे दीदी, खील खाकर तो मजा आ जाएगा। दीदी आप टेंशन न लेंगे, हम लोग टाइम पर आ जाएंगे। इतना बोलकर पूनम आगे बढ़ जाती है। उधर नंदू की सब्जियां नहीं बिक रही थीं। इसकी वजह से वह परेशान हो गया था। अरे इस पूनम की सारी सब्जियां अच्छे से बिक जाती हैं। मेरी सब्जियों को कोई पूछता भी नहीं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। गांव के लोग पूनम को बहुत प्यार करते हैं और पूनम भी सभी का हालचाल पूछती रहती। एक दिन नंदू पूनम के घर पर आता है और पूनम से बोलता है, देखो पूनम, तुम्हारी वजह से गांव वाले अब मेरी सब्जियां नहीं खरीदते। तुम गांव वाले को सस्ती सब्जियां बेचकर गांव वालों को बहका देती हो। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। गांव वालों को मेरी सब्जियां अच्छी और ताजी लगती है, इसलिए सभी लोग मेरी सब्जी खरीदते हैं। इस गांव में मैं कई वर्षों से सब्जी बेच रहा हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अब गांव वाले मेरी सब्जियां नहीं खरीदते। तुम सब्जी बेचना बंद कर दो। तुम कुछ और काम पकड़ लो। भैया आप ऐसे ना बोलिए, नहीं तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। इतना बोलकर नंदू वहां से चला जाता है। तभी गिल्लू और बिल्लू आ जाते हैं। फिर पूनम दोनों को खीर खिलाती है। दीदी खीर खाकर मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट खीर था। आई एम ऐसा खीर पहली बार खाएंगे। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो। सारी सब्जियां एकदम ताजी ताजी है। अरे इसको मेरी बात समझ नहीं आई। लगता है इसको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। गिल्लू कहाँ है? आज सुबह से दिखा नहीं। वो भी आता ही होगा। वो अभी अभी जस्ट बाजार गोइंग। पूनम पूरे दिन सब्जी बेचने के बाद शाम को अपना खाली ठेला लेकर घर आ जाती है। पूनम का ठेला पूरा खाली देखकर नंदू को जलन होती है। अरे इसकी तो सारी सब्जियां बिक गई। कुछ सोच नंदू, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ सोच। अगले दिन जब पूनम अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देखकर नंदू पूनम के घर जाता है और सारी सब्जियों पर सड़ने की दवा छिड़क देता है। घर वापस आते ही पूनम सब्जी का ठेला लेकर बेचने निकल जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो। सारी सब्जियां एकदम ताजी ताजी है।
अरे बहन, मुझे टमाटर दे दो। हाँ भैया, अभी देती हूँ। इस तरह से पूनम उस दिन पूरा सब्जी बेचकर घर वापस लौट आती है। अगले दिन भी नंदू पहले दिन की तरह हरकत करता है और मौका देखकर सब्जी पर सड़ने की दवा छिड़क देता है। पूनम जब सब्जी बेचने निकलती है तो सबसे पहले उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसने उससे कल सब्जी खरीदा था। अरे सुनो बहन, कल मैंने जो सब्जी खरीदा था वह तो शाम तक सभी खराब हो गया। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सब्जियां बहुत फ्रेश और ताज़ा होती हैं। अरे भाई जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सब्जी तो रोज के जैसा ही था। मैं तो रोज ताज़ी सब्जियां बेचती हूँ। आज तक मेरे सब्जी में कोई शिकायत नहीं आई। इतना कहकर पूनम आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर अरे पूनम बिटिया, तुझे क्या हो गया है? कल की सब्जियां तो शाम तक ही खराब हो गई। सारी की सारी सब्जियां सड़ गई। तुम्हारी आज तक कोई शिकायत नहीं आई, पर कल की सब्जियां बिल्कुल खराब थी। पूनम जहाँ जहाँ पर सब्जी बेचकर गई थी सभी लोगों ने शिकायत की और आज के दिन तो उसकी सब्जी किसी ने नहीं ली। पूनम निराश होकर घर वापस आ जाती है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। मैं तो हर रोज की तरह ताज़ी सब्जी बेचती हूँ, लेकिन गांव वाले शिकायत क्यों कर रहे हैं? इधर नंदू की सब्जियां बिकनी शुरू हो गई और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। नंदू मन ही मन बहुत खुश था। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया मैंने। मेरा सारा सब्जी बिक जाता है। अब पूनम को मालूम पड़ रहा होगा कि उसने किससे पंगा लिया है। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा और नंदू का सब्जी सभी गांव वाले खरीद रहे थे। पूनम यह सब देखकर बहुत हैरान होती है। मेरी सब्जियां तो बिक नहीं रही है और उस नंदू की सारी सब्जियां बिक जाती है। कहीं इसमें उसी का हाथ तो नहीं? पूनम के दिमाग में एक उपाय आता है। वह ताजी सब्जियां हटाकर वहां पर सूखी हुई सब्जियां रख देती है। अगले दिन पूनम जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस आती है तो आते ही वह सब्जी देखती है। सब्जियों पर दवा की छिड़काव के कारण सभी सब्जियां भीगी हुई थी। पूनम को सब समझ आ जाता है कि यह घटिया हरकत नंदू की ही है। नंदू से डायरेक्ट यह बात बोलूंगी तो वह नहीं मानेगा। उसे नंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन पूनम बिल्लू और गिल्लू के पास जाती है और दोनों को सारी बात बताती है। तुम लोग तो मुझे अच्छे से जानते हो, मेरी किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं है, पर इस नंदू ने मेरे साथ गलत किया है। यह रोज मेरे घर पर आकर मेरी सारी सब्जियों पर दवा छिड़क देता था, जिससे मेरी सारी सब्जियां शाम तक खराब हो जाती थी, जिससे लोग मुझसे सब्जी लेना बंद कर दिए। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। तुम टेंशन न लो दीदी, हम लोग उसको अच्छा मजा चखाते हैं। आप घर जाओ, आई एम तुरंत कमिंग। इधर नंदू के बत्ती को थमक ठिकाना पड़ेगा। फिर पूनम अपने घर वापस आ जाती है। गिल्लू और बिल्लू नंदू को सबक सिखाने का उपाय सोचने लगते हैं। फिर बिल्लू के दिमाग में एक तरकीब आती है। सुबह होते ही गिल्लू और बिल्लू पूनम के घर के दोनों तरफ छुप जाते हैं।
पूनम रोजाना की तरह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलती है। नंदू को लगता है कि पूनम चली गई है और वह दवा लेकर पूनम के घर के अंदर जाता है और उसकी सब्जियों पर दवा का छिड़काव कर देता है। यह सब कारनामे सभी लोग देख रहे थे। बिल्लू तुरंत ही अपनी जादू से नंदू के पैरों को जाम कर देता है। अरे ये क्या हो गया? मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ये क्या हो गया? भूत भूत, भागो भागो, भूत आ गया। तभी सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और नंदू नंगे हाथों पकड़ा जाता है। वाह वाह, क्या बात है नंदू, तू तो एकदम इंटेलिजेंट निकला। किसी दूसरे के घर में घुसकर ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हम लोग तुम्हारी कितनी मदद करते हैं, तो हम लोगों को धोखा देंगे? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जब मैंने देखा कि पूनम की सारी सब्जियां अच्छे से बिक जाती हैं, मेरी सब्जियों को कोई लेता नहीं था, तब मेरे दिमाग में लालच आ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पूनम बहन, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नंदू, तुम्हें इस घटिया हरकत की माफ़ी नहीं मिल सकती। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। तुम यहाँ रहोगे तो फिर से ऐसा दोबारा करोगे। यू आर चीटिंग आदमी। नहीं नहीं, आप लोग मुझे गांव से मत निकालो। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। पूनम को नंदू के ऊपर दया आ जाती है और वह उसे माफ कर देती है। पूनम अब फिर से सब्जियां बेचने लगती है। पूरा गांव पूनम की ही सब्जियां खरीदने लगा। नंदू अब सब्जियां बेचना बंद कर दिया। हिरमपुर नामक गांव में एक विष्णु नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही कंजूस किसान था। विष्णु गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। विष्णु का एक बेटा था जिसका नाम सोहन था। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। अरे तू इतने पैसे का क्या करेगा? 5,000 कितने ज्यादा होते हैं। पता है, मैंने इतनी मेहनत से पैसे बचाए हैं तुझे देने के लिए। मैंने इतनी कंजूसी की, सबसे मांग मांग कर पैसे इकट्ठे किए हैं तुझे देने के लिए। सभी पैसे तुझे दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? पिताजी, पैसे तो पढ़ाई के लिए ही मांग रहा हूँ ना, कॉलेज में एडमिशन लेना है। तेरे बाप ने पढ़ाई की है, जो तू करेगा, क्या करेगा पढ़ लिख कर? मेरे पास इतने पैसे पढ़ाई लिखाई से नहीं आए हैं। गांव में सबसे अमीर कौन है, मैं हूँ या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं? मेरी तरह दिमाग चलाना सीख ले, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। आपकी बेईमानी के चर्चे पूरे गांव में हैं। कम से कम मुझे तो पढ़ लिख कर किसी लायक बनने दीजिए। माँ भी आपकी कंजूसी की वजह से चल बसी। मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला हूँ, याद रखिएगा। जा जा, बाप के सामने दादागिरी मत दिखा, जा यहाँ से तू। सोहन पिताजी से गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है और अपने दोस्त सोनू से मिलता है। यार, पिताजी का क्या करूं? पैसे का नाम सुनते ही उनका वोल्टेज हाई हो जाता है।
बस कोई उनको पैसा देता रहे। पर जैसे ही वापस करने का समय आता है तो उनकी नखरे शुरू हो जाते हैं। अब पढ़ाई तो होने से रही, गांव में ही कुछ करना पड़ेगा। सुबह सुबह विष्णु बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। अरे विष्णु, मेरा पैसा कब दे रहे हो? 1 महीना बोलकर 5 महीने होने को आए। तुम तो भाई सारा पैसा ही बचा गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यार, सुबह सुबह पैसे, पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। मैं सुबह सुबह किसी को कुछ नहीं देता। सुबह किसी को कुछ नहीं देते, सुना नहीं है क्या तूने? पूरा दिन खराब चला जाता है। मेरे पास पैसे हैं पर मैं दूंगा नहीं। तुम दोपहर को आना, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अरे पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि सुबह सुबह किसी को पैसे नहीं देना चाहिए। पैसे न देने के बहाने हैं ये सब तुम्हारे। ऐसा बोलकर विष्णु वहां से चला जाता है। अब इस हफ्ते का राशन कहाँ से लाऊं? रामू तो मेरे को उधारी देगा नहीं। कुछ और ही तरीका आजमाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते विष्णु रामू की दुकान पर पहुंच जाता है। क्या सोचकर आए हो कि उधारी फिर से मिल जाएगी? इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। पहले पिछला वाला हिसाब बराबर करो। अरे आज तो मैं पैसे देने आया था। लगता है तुम्हारा पैसे लेने का कोई मूड नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी कुल उधारी 6,810 रुपए हो गया है। लाओ जल्दी से पैसे दे दो, मुझे दुकान बंद करके खाना खाने जाना है। 6,810 बस? अच्छा रुको, अभी देता हूँ। अच्छा सोहन, वो मैंने पैसे दिए हैं रामू को देने के लिए। वो कब तक लेकर आओगे? अच्छा ठीक है, जब बाजार से लौटना तब रास्ते में दे देना। ठीक है 7,500 रुपए है, दे देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये 7,500 रुपए क्यों? अरे रामू भैया, इसमें धन्यवाद कैसा? मैंने तुम्हारी उधारी इतने दिनों से ले रखी है और मैं कुछ सामान अभी लेकर जा रहा हूँ, उसका भी तो बनेगा पैसा। तो अभी मुझे 1 किलो दाल, 2 किलो चावल और 1 किलो आटा दे दो। रामू पैसे मिलने की खुशी में विष्णु को सारा सामान दे देता है और विष्णु सारा सामान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। इस बार भी उल्लू बना दिया। 1 सप्ताह का तो जुगाड़ हो गया। अपने आप को ज्यादा होशियार समझता था। रामू सोहन का इंतजार करते करते मन ही मन सोचने लगता है। लगता है इस मोटे ने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। इसके चक्कर में मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तभी घूमता हुआ सोहन रामू की दुकान के पास पहुंचता है। अरे सोहन, जरा इधर आओ, जल्दी आओ। जल्दी पैसे लाओ, मुझे दुकान बंद करना है। जल्दी से पैसे दे दो मुझे। कैसे पैसे? मैं कुछ नहीं जानता। पैसों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। अरे अभी थोड़े समय पहले तो विष्णु ने तुमको फोन किया था ना कि उधारी के 7,500 रुपए दे देना। लगता है तुम भूल गए हो। लाओ पैसे लाओ। मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आया। लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया है। मेरी किस्मत ही मारी गई थी। मेरा शक सही था। इस मोटे ने मुझे एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया। सोहन गुस्सा होकर
घर की तरफ आता है और अपने पिताजी से बोलता है। पिताजी, आपने आज फिर रामू की दुकान से उधारी राशन लेकर आए? अच्छा, तो तुझे पता चल गया। देखा मेरा दिमाग, कैसे मैंने एक बार फिर से उसको उल्लू बनाया। दिमाग हो तो विष्णु जैसा। ऐसा दिमाग किस काम का? लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को ठगते हैं आप। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी जगह से मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। पहली बार कोई बेटा अपने बाप की वजह से बेइज्जत होता होगा। क्या बेइज्जती हो? क्या बेइज्जती? फ्री का खाने को मिल रहा है ना। चुपचाप लोगों के ताने सुनते रहो, दूसरे कान से निकालते रहो। नहीं पिताजी, अब मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बोलकर सोहन घर से बाहर चला जाता है। पूरा गांव विष्णु के कारनामे से परेशान हो गया था। इस विष्णु का तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या करेगा वह इतना पैसा बचाकर? जाने दे, जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे किसी ऊपर वाले पर भरोसा नहीं। इतने समय से वह लोगों को ठगता आ रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तभी सोहन घर से गायब रहता है। और शाम हो गई, पर सोहन घर नहीं आया। तभी विष्णु के फोन की घंटी बजती है। छीन, हमने तेरे बेटा का किडनैप कर लिया है। तुम्हें इसकी जान प्यारी है तो 6 लाख रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ। क्यों मजाक कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? फोन रखो। अच्छा तो ठीक है, तुझे मजाक लग रहा है ना। ठीक है, जब तेरा बेटा आज घर नहीं पहुंचेगा तब तुझे पता चलेगा। हाँ ठीक है, अब फोन रख। कहीं सच में सोहन का किडनैप तो नहीं हो गया? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगर सच में गुंडों ने सोहन को किडनैप कर लिया होगा तब तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। गांव में कोई मदद तो करेगा नहीं। इसके दोस्त से पूछता हूँ क्या माजरा है सब। विष्णु डरी हुई हालत में सोहन के दोस्त के पास पहुंचता है और उसके दोस्त से पूछता है। अरे बेटा, सोहन कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया। कहाँ गया? कुछ बताया उसने? अरे वो तो घर की तरफ ही गया और कुछ तो बताया नहीं उसने। क्या हुआ? क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेट हो गया था तो पूछने आ गया। विष्णु निराश होकर घर वापस चला आया। हे भगवान, इतनी रात हो गया, सोहन अभी तक घर वापस नहीं आया। अब तो सच में उसे किडनैप कर लिया गया है। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? कल सुबह गांव वालों के सामने भीख मांगता हूँ, देखो कोई पैसे दे देता है या नहीं। विष्णु सुबह सुबह गांव वालों से पैसे मांगने जाता है। अरे जाओ, तुम कितने शातिर हो, किसको नहीं पता। अब बेटे के नाम पर उल्लू बनाने आ गए हो। जाओ यहाँ से, मैं पैसे नहीं देता तुमको। विष्णु गांव में सभी लोगों से मदद मांगकर थक जाता है, लेकिन गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते, जिस वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अंत में उसके पास जितने पैसे होते हैं वह सब लेकर विष्णु किडनैपर के पास
पहुंच जाता है। आ गए, देख लो अपने बेटे को। अब तो भरोसा हो गया ना। कितने पैसे लेकर आए हैं? पूरे पैसे हैं ना? नहीं, कुछ कम है। मेरे पास जितने थे मैं सब लेकर आया। मैंने सभी गांव वालों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। गलती मेरी ही है। अगर मैं ही लोगों का भरोसा तोड़ूंगा तो वो लोग कहाँ से मेरा विश्वास करेंगे। तभी वहां पर सभी गांव वाले आ जाते हैं। अरे क्या बात है विष्णु, तुम अचानक से सुधर कैसे गए? तुम ऐसे ही सुधरने वाले थे। तुमको तुम्हारे बेटे ने ही सुधार दिया। ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पिताजी, यह सभी लोग सच बोल रहे हैं। यह सब मैंने प्लान किया था। ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं बस आपको यह एहसास दिलाना चाहता था कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, उससे बढ़कर भरोसा और इज्जत भी होता है। मुझे माफ कर दीजिए। पैसे की लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं सभी लोगों का पैसा वापस कर दूंगा और अच्छा आदमी बन के रहूँगा। किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए सभी लोग।